हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर फ्लोरीमेट्री के बारे में। तो हम देख रहे थे अपनी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर, और इसकी यूनिट फर्स्ट का आज हम चैप्टर 2 देखेंगे फ्लोरीमेट्री। और आज की इसी वीडियो में हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन एक प्रॉमिस है आपको कि अगर आप एक बार ये पूरी वीडियो देख लोगे ना, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा फ्लोरीमेट्री आपको ऐसे आ जाएगा और कहीं कोई कुछ भी पूछता है आप तुरंत जो है बता सकते हो। तो बस इतनी सी बात है कि आज की वीडियो में रटने वाला कोई काम नहीं रहने वाला। आपको पूरी वीडियो समझनी है और सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारा रफ वर्क भी आपको मिलेगा जो शायद फेयर में नहीं मिले। तो इसलिए बस वीडियो को पूरा देखते रहना। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम सबसे पहले तो बात करेंगे बेसिक्स ऑफ फ्लोरीमेट्री, यानी कि हम पूरे फ्लोरीमेट्री को समझेंगे थोड़ी सी रफ में कि आखिर ये होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या सारी बातें हैं। और उसके बाद हम इसमें दो टर्म फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस को समझेंगे। देन हम अपने यहाँ पे बाकी टर्म थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट, इंटरनल एक्सटर्नल कन्वर्जन, फैक्टर पैकिंग, क्विंचिंग, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी बातें करेंगे। अब अगर एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है पूरा कंप्लीट बन के, यानी कि राइट अबाउट द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री। तो ये पूरा 10 में आ जाता है। कई बार इसके अंदर ये कंसेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट वाला आ जाता है 5 या 7 मार्क्स में। अब इस टॉपिक को कोई सही से नहीं कराता या ध्यान भी नहीं देते, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों को अटक जाता है। तो इसको भी हम देखेंगे। 2 नंबर में कई बार डेफिनेशन आ जाती है इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह की, क्विंचिंग की क्या होती है, ये सारी चीज़ आ जाती हैं। और फैक्टर फैक्टिंग फ्लोरेसेंस भी देखा गया एग्जाम में। तो देखा जाए तो मोस्टली हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो हम सभी को जो है डिटेल्स में बारी बारी से समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्लोरीमेट्री को, और इस नाम का क्या मतलब होता है ना, ये भी मैं आगे आपको क्लियर करके समझाऊंगा कि ये फ्लोरी वर्ड ही यहाँ पे क्यों आया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए, तो सबसे पहले सिंपल सा फंडा समझते हैं कि जो फ्लोरीमेट्री है वो भी एक तरह से हमारा जो कोई भी सैंपल सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन को पता लगाने में हमारी हेल्प करता है। जैसे लेट करो कि ये हमारा कोई भी सॉल्यूशन था और इसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी मान लो सॉल्वेंट था, उसके अंदर हमने मान लो एस्पिरिन या कोई भी टैबलेट पूरी घोल के रख दी। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर पता नहीं एक्चुअल में कि वो एस्पिरिन कितने अमाउंट में, कितने कैलकुलेट में यहाँ पे मिली हुई है। तो हमें उस तरह को क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि उसका अमाउंट क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये सारी बातें करते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। ये जो यूवी में आप पढ़ रहे थे वही वाला थोड़ा सा फंडा यहाँ पर भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इन द केस अगर आपने यहाँ पर पहला जो इसका चैप्टर था यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला ये नहीं देखा हो तो यहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ भी सेम मिलने वाली है जो आपका टाइम बचाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लेट करो कि एक हमारा पूरा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर हमारे ये जो आपको दिख रहे हैं सॉल्वेंट है और ये हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल है। अब हमको क्या करना है, इन्हीं को मेजर करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स को यहाँ पे पास करते हैं। अब लाइट सोर्स को पास करेंगे तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे जाएगा और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं इनसे क्या करेगा, टकराएगा जाके। और जब टकराएगा तो ये क्या करेंगे, ये हमारे स्लाइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब एब्जॉर्ब करेंगे भी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ मात्रा में क्या करेंगे, एमिट करेंगे, कुछ हमारे रिफ्लेक्ट करेंगे, स्कैटर्ड करेंगे, यानी कि बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं। तो मेनली हमारे यहाँ पे जो यूवी वाला था उसमें हमारा मेनली फंडा क्या लग रहा था, एब्जॉर्प्शन का लग रहा था। यहाँ पे हमारा मेनली क्या लगेगा, एमिशन का लगेगा। क्या होगा, चलो थोड़ा सा समझते हैं। तो एक हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कोई भी मॉलिक्यूल्स को उठा लेते हैं यहाँ समझने के लिए। तो लेट करो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया और यहाँ से क्या करें, हम लाइट सोर्स को पास कर रहे हैं। अब लाइट सोर्स यहाँ पे जा रही है रेड कलर में और इसकी ये बीम ऑफ लाइट, आपको पता है कुछ मतलब ऐसा नहीं पूरी एक जाती, कुछ बीम ऑफ लाइट हमारी क्या करेगी, ये मॉलिक्यूल्स के पास जा रही है और ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सिंपल सी बात है, एब्जॉर्ब करेगा। और जब एब्जॉर्ब करेगा तो आप जानते हो कि जो हमारा लाइट होती है वो क्या करती है, एनर्जी कंटेन करती है, जिसको हम जो फोटॉन्स बोलते हैं, यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज द फोटॉन। तो फोटॉन्स बोलते हैं। अब जैसे ही कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारे लाइट एनर्जी को ऑब्टेन करता है वो हमारा क्या जाता है, ग्राउंड स्टेट में होता है भाई, नॉर्मल स्टेट में, यानी कि अभी उसमें कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, वो नॉर्मल यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद जैसे ही वो इस लाइट सोर्स उसके पड़ेगी वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो उसको ये एनर्जी मिली, फोटॉन्स मिले, इसकी बदौलत यानी कि इसकी वजह से वो हमारा यहाँ से क्या चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब बहुत लोगों को यहाँ डाउट होता होगा, सोचते होंगे जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स है तो इस पर लाइट पड़ी तो क्या ये मॉलिक्यूल यहाँ सैंपल में ऊपर उठ जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं वो नॉर्मल स्टेट में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये हमारी क्या आती है, एनर्जी आती है, वो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, जितनी एनर्जी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट दिखाएंगे और ये मूवमेंट होकर क्या कर देते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि आप इस तरह समझ सकते हो कि लेट करो ये मॉलिक्यूल्स भी हमारा यहीं पर है, ये भी हमारा सेम लेवल पर, लेकिन इस पर लाइट नहीं पड़ रही, इस पर जैसी लाइट पड़ेगी वो हमारा एक्साइटेड हो जाएगा, इस तरह से चमकने सा लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा मूव करके ऊपर पहुंच जाता, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, लेकिन मेनली उसके अंदर के जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे मूवमेंट शो करते हैं।
और वही इलेक्ट्रॉन हमारे एक्चुअल में क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये आपको समझाने के लिए इजी रहता है, इस चक्कर में इस तरह बनाया जाता है कि ये ग्राउंड स्टेट से हमारे क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतना फंडा आप सिंपल समझ गए कि यहाँ से हमने लाइट सोर्स को पास की, यहाँ से हमारी बीम ऑफ लाइट गई, मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब की और वो हमारी एक्साइटेड स्टेट में चली गई। कुछ भी मिस मत करना, वरना आप कंसेप्ट को मिस कर दोगे। तो ईजिली आप समझो। तो यहाँ तक कहानी आप समझ गए। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इस लाइट सोर्स को कट कर दें तो अब क्या होगा, तो वही हमने यहाँ नेक्स्ट में किया कि सेम फंडा समझ लो। ये हमारा लाइट सोर्स था, ये हमारी लाइट जा रही थी और ये हमारा मॉलिक्यूल्स था, इसको ये लाइट मिल रही और ये क्या हो रहा था, हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में चला जा रहा था, क्या करके, लाइट को एब्जॉर्ब करके। अब इन द केस अगर हम क्या करते हैं, इस लाइट को यहाँ पे कट कर देते हैं। क्या किया हमने, ये लाइट यहाँ पे कट कर दी, जो लाइट ऑफ सोर्स था उसको हमने यहाँ पे रोक दिया, तो ये बीम ऑफ लाइट जो हमारी जा रही है वो भी रुक जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स था, जो हमारा एक्साइटेड में चला गया, वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा अपने यहाँ पे वापस जगह पे आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, रिटर्न हो जाएगा। अब रिटर्न का थोड़ा सा फंडा समझो, देन हम यहाँ समझते हैं। तो लेट करो कि यहाँ पर दो दोस्त हैं, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है। अब मान लो ए से क्या किया, बी ने 50 रुपये ले लिए और वो थोड़ा सा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया एक तरह से, क्योंकि भाई उसने यहाँ पे क्या लिया, 50 रुपये ले लिया। पर ये थोड़ा सा परेशान भी करता है, भाई मेरे 50 रुपये कब वापस करेगा। चलो बड़ा अमाउंट ले लेते, 50 के लिए कोई नहीं बोलता, एग्जाम्पल समझ लो। तो अब यहाँ पर बी क्या होगा, बी अपनी नॉर्मल स्टेट में, यानी कि अभी वो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में है कि भाई यार ये रुपये मांग रहा है, रुपये क्या करूँ, कैसे करूँ। तो अगर उसे नॉर्मल स्टेट में आना है तो वो क्या करेगा, वो इन 50 रुपये को इस ए को वापस करेगा। और जैसे ही वो 50 रुपये को वापस कर देगा, वो हमारा जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ए वाली कंडीशन में आ जाएगा। सेम फंडा यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जब लाइट सोर्स मिली, तो जब इसको लाइट मिली, एनर्जी मिली, तभी तो ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में गया। तो अब अगर इसको यहाँ पर रिटर्न अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में आना है, तो उसको जो लाइट ली है उस लाइट को क्या करना पड़ेगा, उसको वापस करना पड़ेगा। तो जो लाइट ये वापस कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमिशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना, फिर से समझो। यहाँ से हमारा मॉलिक्यूल्स था, उसको ये लाइट मिली थी, लाइट मिलने के बाद उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, मतलब अपने अंदर समाया, और देन वो क्या किया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो क्या करेगा, जो इसने लाइट ली है, जितनी भी लाइट ली है, उस लाइट को क्या करेगा, वो वापस दे देगा, यानी कि वो एमिट कर देगा। तो उसी एमिशन ऑफ लाइट, यहाँ पे जो क्या हो रही है, एमिशन ऑफ लाइट करने के बाद वो हमारा अगेन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो ये जो हमारा एमिशन ऑफ लाइट वाला फंडा है, इसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। अभी समझ लो, बाद में आपको अच्छे से फ्लोरोसेंस बता दूंगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जैसे मान लो ये लाइट इसने एब्जॉर्ब की थी, यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये हमारा एक्साइड में जाएगा। अब ये जब एक्साइड से वापस आ रहा है हमारे ग्राउंड में, तो ये जो लाइट थी उसको क्या किया, इसने एमिट कर दिया, यानी कि इसने क्या किया, अपने से बाहर निकाल दिया। तो इस फंडे को हम क्या बोलते हैं, एमिशन ऑफ लाइट। एमिशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर वापस करना, यानी कि रिटर्न करना। तो ये होता है एमिशन ऑफ लाइट, और इसी एमिशन ऑफ लाइट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई ये हमारा फ्लोरीमेट्री में कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीमेट्री का मेन फंडा क्या था कि इसमें कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन है, इसकी हम कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कैसे वो करेगा कि सिंपल सी बात है, लेट करो कि एक हमारी कोई क्लास है और उस क्लास में 5 से 10 बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है, और एक हमारी दूसरी क्लास है, उसमें लगभग 50 से 100 बच्चों का पूरा बैच बैठा हुआ है। तो किस वाली क्लास में ज़्यादा शोर मचेगा। अब ये मत कहना कि सर क्या पता 50 जो 5-10 बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शोर हों, कितने भी हों, लेकिन वो 50 से 100 जो बच्चे होंगे उससे ज़्यादा शोर तो नहीं मचा सकते, क्योंकि मान लो इसमें हमारा 1-2 ग्रुप होगा तो वो थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ 50 से 100 बच्चे हैं, तो यहाँ कम से कम 10-20 ग्रुप ऐसे बने होंगे जो आपस में बातें कर रहे होंगे, अलग अलग बातें कर रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा शोर हमारा मच रहा होगा। तो यहाँ पर आपने एक बेसिक फंडा देखा कि जिस क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे उस क्लास में ज़्यादा शोर मचेगा, यानी कि जिस क्लास में ज़्यादा है वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा शोर को एमिट कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा शोर को निकाल रहे हैं। जिस क्लास में कम बच्चे हैं वो कम शोर को निकाल रहे हैं। सेम फंडा यहाँ पर है कि हमारे ये मॉलिक्यूल्स है, ये क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देन ही तो एमिट कर रहे हैं। वो अलग से तो नहीं कर रहे, अपनी तरफ से बना के तो नहीं कर रहे लाइट को एमिट। उन्होंने जितनी लाइट एब्जॉर्ब की है उतनी ही लाइट को वो क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। तो अब अगर यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमारे मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे वो उतनी ही ज़्यादा लाइट को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। सेम मानना फंडा, कम बच्चे हैं तो कम शोर मचा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। सेम है कि यहाँ पर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ये जितने ज़्यादा होंगे हमारे ये मतलब लाइट को एमिट क्या करेंगे, उतना ज़्यादा करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एमिशन ऑफ लाइट, जिसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं, तो इस एमिशन ऑफ लाइट को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल कितने हैं। सिंपल सा फंडा कि अगर हमारे जो एमिशन ऑफ लाइट है या जो हमारा फ्लोरोसेंस है वो जितना ज़्यादा होगा, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उस कंपाउंड के अंदर वो हमारे क्या होंगे, उतने ज़्यादा होंगे, यानी कि कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी।
तो आई होप आपको एक तरह से बेसिक समझ आ गया होगा कि फ्लोरीमेट्री क्या है, और यही एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल होता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा एमिशन ऑफ लाइट है या जो फ्लोरेसेंस है, इसकी इंटेंसिटी यानी कि ये कितनी लाइट को एमिट कर रहा है, इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसी के बेस पर हम जो भी हमारा मॉलिक्यूल या सैंपल होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे हमारी जो एमिशन ऑफ लाइट है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितने कम मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी कम होगी। तो फ्लोरेसेंस अगर हमारी ज़्यादा मात्रा में निकल के आ रही है, जितनी भी हमारी निकल के आ रही है, उतने ही हमारे वहाँ पर क्या होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, और जितनी कम निकल के आ रही है उतने ही हमारे क्या होंगे, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, कम होंगे। तो इसी फंडे पर हम क्या करते हैं, पूरा फ्लोरीमेट्री हमारा टिका हुआ है। और यहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है, जैसे हम यूवी में क्या कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एमिशन को कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल में। तो बस इतना सा फर्क है यूवी और यहाँ पर कि वहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर एमिशन ऑफ लाइट यानी कि फ्लोरोसेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, वो हम चलो आगे समझते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो अगर आपका कोई भी डाउट यहाँ रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और वरना आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर और अ फिल्टर फ्लोरोमीटर। तो देखो सेम वही हमारा डेफिनेशन क्या है कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी, यानी कि फ्लोरोसेंस हमारे क्या थी कि लाइट कितनी एमिट हो रही है, तो बस इसी को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, इसी की इंटेंसिटी को, जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल, जितनी कम उतने कम मॉलिक्यूल। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। अब आपको ये तो पता है कि वेवलेंथ हम सिलेक्ट करते हैं अलग अलग, तो उसी वेवलेंथ पे हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इसको डिसाइड करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर और फ्लोरोमीटर, ये हमारे क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन है। जैसे हमारे यूबी के थे यूबी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसी तरह हमारे फ्लोरीमेट्री के हैं फ्लोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर। तो इसके सिर्फ क्या है, हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब इसको अगर हम और डिफाइन करें सेकंड में, तो बोल सकते हैं कि फ्लोरीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ फिनोमिना, एक हमारी ये प्रोसेस या फिनोमिना है, इन विच वी फाउंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं, बाई मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस। बाई मेजरिंग द, हम किसी भी कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं बाई मेजरिंग इट्स फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी, यानी कि एमिशन ऑफ लाइट को मेजर करके। और फॉस्फोरेंस एक और चीज़ होती है, इसको हम आगे समझ लेंगे। तो ये दो फंडे आप यहाँ पर समझ गए। अब दो वर्ड आपके लिए बार बार यहाँ पे एक आया, एक है हमारा फ्लोरेसेंस, एक हमारा आता है फॉस्फोरेंस। तो हम इन दोनों को चलो यहाँ पे समझते हैं। तो अगर फ्लोरोसेंस की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स एमिट अ लाइट एंड गेट बैक इनटू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम सिंगल एक्साइटेड स्टेट। तो वही मैंने बताया कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हमारे एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे, वो हमारे वापस कहाँ आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में, बाई एमिटिंग द लाइट, यानी कि जो हमारी लाइट थी उसको, जो इन्होंने एब्जॉर्ब की थी लाइट एनर्जी, उसको वापस एमिट करके। तो यही हमारा सिंपल फंडा क्या कहलाता है, फ्लोरोसेंस कहलाता है। अब फ्लोरोसेंस की एक बात और समझ लो। अब आप लोगों को अगर याद हो, आप कभी भी रोड वगैरह पे या कहीं भी जाते हो तो आपको कुछ बोर्ड वहाँ पे लगे हुए दिखते हैं, या सिंपल देख लो, आपकी कोई भी बाइक हो या साइकिल हो, वहाँ पर आपको पीछे इस तरह के रेड कलर के थोड़े से मतलब कुछ लगे दिखते हैं पदार्थ, और वो क्या होते हैं, उनमें खुद की कोई चमक नहीं होती, लेकिन जैसे ही रात में कोई भी लाइट उनके पीछे पड़ती है, वो हमारे क्या करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। सिंपल सी बात है। उसी तरह से हमारे ये कहलाते हैं फ्लोरोसेंस, यानी कि आप कहीं भी बोर्ड देखो, रोड पर, सड़क पर, कहीं भी देखो, आपको इस तरह के जो निशान वाले मिलते हैं, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, तो जैसे ही आप बाइक चलाते हो आपकी लाइट उस चीज़ पर पड़ेगी, वो हमारा क्या करना है, चमकने लगता है। लेकिन जैसे ही आपकी लाइट, यानी कि आप आगे बढ़ जाते हो, आपकी लाइट उससे खत्म हो जाती है, वो हमारे फिर से क्या हो जाता है, अंधेरे में चले जाते हैं। तो वही चीज़ हमारी क्या होती है, फ्लोरोसेंस होती है, कि यहाँ पर मान लो ये लाइट सोर्स है और ये हमारा कोई भी फ्लोरोसेंस वाला कंपाउंड है। तो जैसे ही हमारी लाइट सोर्स, जहाँ पे लाइट पड़ेगी, ये हमारा क्या होगा, एक्साइटेड में चला जाएगा और ये हमारा चमक रहा होता है, यानी कि हमको दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा क्या होता है, ये लाइट हमारी एब्जॉर्ब यहाँ पे कट होगी, ये हमारा क्या होता है, वापस ग्राउंड स्टेट में जाएगा, तो जो भी लाइट हमारी होगी वो हमारी एमिट हो जाएगी और हमको ये दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब तक लाइट इसके पास रहती है, ये हमको चमकता दिखता रहता है। तो होगा तो मैं यहाँ पे इमेज अटैच कर दूंगा, जिससे आपको फ्लोरोसेंस वाले जो कंपाउंड होते हैं वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो फ्लोरोसेंस आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है। जो यहाँ समझ सकते हो कि लाइट सोर्स है हमारे, यहाँ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे पड़ा, ये ग्राउंड से हमारा क्या गया, सिंगल एक्साइटेड स्टेट में चला गया। सिंगल डबलेट में आपको आगे बता दूंगा। तो इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, लेकिन अब जैसे ये लाइट क्या होगी, हमारी कटेगी, कट ऑफ होगी, ये हमारा क्या होगा, वापस अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। और ये जो हमारी चमक थी, यानी कि जब ये एमिट लाइट कर रहा होगा तो चमक रहा होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब कैसे, तो लेट करो, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है जो चला रहा था, वो मान लो ये लेवल तक है, ये है। तो जैसे ही हमारा वो कंपाउंड है यहाँ तक पहुँचेगा, हमें लाइट दिखेगी, लेकिन जैसे ही वो इस वाले रीजन को छोड़ेगा, जैसे हमारी जो भी लाइट है इस वाले रीजन को छोड़ेगी, हमारी इसकी जो चमक है वो हमारी खत्म हो जाएगी और हमको लाइट दिखना, यानी कि वो चमकना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा कहता है फ्लोरोसेंस होता है। अब फ्लोरोसेंस की एक खासियत ये होती है कि जैसे मान लो ये मैंने आपको दिखाया कि कोई भी हमारे बोर्ड वगैरह हैं, उन पर अगर हम लाइट डालते हैं तो वो हमको तभी दिखेंगे, लेकिन जैसे ही हम लाइट सोर्स को खत्म कर देते हैं, वो हमको दिखना तुरंत क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी कि इसको हम इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं कि तुरंत, यानी कि जैसे ही लाइट सोर्स पड़ रही है तब तक तो हमको वो चमक, यानी कि फ्लोरोसेंस जो कंपाउंड है वो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम लाइट को बंद कर देते हैं, वो हमारा तुरंत क्या हो जाता है, बंद हो जाता है।
तो इसको डिफाइन भी इस तरह किया गया कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सर्टेन सब्सटेंस दे एमिट विजिबल लाइट और रेडिएशन नोन एज अ फ्लोरोसेंस। पर सिंपल सी बात है, जैसे ही कोई भी सब्सटेंस पे हम लाइट बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं वो हमारा चमकने लगता है और हमको रेडिएशन या वो चीज़ हमको दिखने लगती है, और जैसे ही हम उसको स्टॉप कर देते हैं वो इंसिडेंट लाइट हमारी जैसी कट होगी हमको वो दिखना बंद हो जाएगा। फॉस्फोरेंस की बात करें तो इसको हम एक तरह से डिलेड फ्लोरोसेंस भी बोल सकते हैं। अब यही पढ़ना आया पूरा यहाँ पे समझ लो, वही सेम चीज़ है, लाइट सोर्स है, ये हमारा मान लो फॉस्फोरेंस वाला कोई कंपाउंड है। जैसे ही हम यहाँ पे लाइट सोर्स पास करें ये हमको दिख रहा है, उसके बाद जैसे ही हम कट कर देंगे ना इस लाइट सोर्स को, तब भी ये हमको कुछ सेकंड के लिए जो चीज़ है दिखती रहेगी, या जो हमारा फॉस्फोरेंस है वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है, कुछ हमारे सेकंड तक दिखेगा, कुछ मिली सेकंड तक दिखेगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, बचपन में घड़ी आती थी रेडियम वाली, जो मैंने तो बहुत पहनी है वहाँ पर, तो उनका क्या मतलब हो जाता कि वो जैसे ही हमारे दिन में वो लाइट को एब्जॉर्ब करती थी, लेकिन जैसी रात होती थी ना नाइट, रात में वो चीज़ हमको ऑटोमेटिक क्या होती दिखती थी, यानी कि अंधेरे में भी उस घड़ी में हमको टाइम दिख जाता था। तो ये हमारा होता था रेडियम का कमाल, यानी कि रेडियम क्या करता था एक्चुअल में कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता था जब भी उसको लाइट मिलती थी, और जैसे ही अंधेरे में जाते थे वो उस लाइट को एमिट करता था और हमको वो चीज़ क्या होने लगती दिखने लगती थी। तो ये सिंपल हमारा था, अगर हो सकेगा मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। तो बचपन में ही कई बार हम क्या करते थे, वो जब हमारी घड़ी होती थी उस पर हम पूरी टॉर्च ऐसे दबा के रखते थे, और जब हम टॉर्च पे बहुत देर उसको लगाते रखते थे फिर हम हटाते थे तो वो घड़ी और ज़्यादा तेज चमकने लगती थी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जितनी ज़्यादा लाइट हम उसमें पास कर रहे थे उतनी ही ज़्यादा वो क्या कर रही थी हमारी एमिट कर रही थी और ज़्यादा। तो यही चीज़ हमारी फॉस्फोरेंस कहलाती है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं डिलेड फ्लोरोसेंस है, यानी कि काम सब हमारे फ्लोरोसेंस की तरह हो रहे हैं, लेकिन फ्लोरोसेंस में क्या है, जैसे ही लाइट कट हुई हमारा जो एमिशन था वो तुरंत हमारा कट हो जाता है, हमको चमकना तुरंत दिखना बंद हो जाता है। लेकिन फॉस्फोरेंस में जैसे ही हम लाइट को कट कर देते हैं हमको एटलीस्ट थोड़े सेकंड के लिए या मिली सेकंड के लिए हमको वो चीज़ चमकती रहती है, दिखती रहती है। तो यही हमारा था फॉस्फोरेंस वाला, ठीक है। तो बस इतना सा फंडा था यहाँ पे। अब अगर टाइम देखा जाए तो फॉस्फोरेंस का हमारा टाइम लगभग अप्रॉक्स 10⁻⁻8 सेकंड है, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए, यानी कि हम तुरंत बोल सकते हैं कि लाइट कट होगी हमको एमिशन या जो चमकना वो दिखना बंद हो जाएगा। फॉस्फोरेंस में क्या है, ये लगभग हमारा 10⁻⁻2 से 100 सेकंड तक, यानी कि वही आपने देखा होगा कुछ कुछ घड़ी हमें काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक दिखती रहती थी, टाइम वो दिखाती रहती थी। तो ये भी हमारा फर्क था फॉस्फोरेंस का, कि कुछ हमारे कम टाइम तक, कुछ थोड़ी सी देर टाइम तक हमको दिखती रहती हैं। तो ये हमारे फॉस्फोरेंस वाला पूरा फंडा होता है। अब फॉस्फोरेंस ये सब क्यों होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, यहाँ पे हमने लाइट पास की, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, और जैसे ही हम लाइट पास करेंगे ये एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो अब जो हमारी फॉस्फोरेंस वाली कंडीशन होती है, यहाँ पर हमारी एक और स्टेट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। ये क्या, इनको हम आगे समझेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमारा मॉलिक्यूल्स है उसकी हम जो लाइट सोर्स को कट करेंगे तो वो डायरेक्ट हमारा ग्राउंड में नहीं आएगा, वो क्या होगा, वो पहले चला जाएगा इस ट्रिपलेट स्टेट में। अब ये ट्रिपलेट स्टेट है, ये भी हमारी क्या होती है, एक एक्साइटेड स्टेट होती है। तो जब तक हमारा मॉलिक्यूल जो कोई भी है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे ऊपर चलेगा एक्साइटेड में, वो सिंगलेट से जैसे ही हमारे ट्रिपलेट तक वापस आते हैं, यहाँ तक वापस आते हैं, तब तक वो हमारी लाइट को एमिट, यानी कि हमको वो चीज़ दिखती रहती है। लेकिन जैसे ही वो इस ट्रिपलेट स्टेट को मान लो ये है, तो यहाँ पर जैसे ही हमारे इसको क्रॉस करेंगे वो लाइट हमको दिखना बंद हो जाती है, और वही फॉस्फोरेंस वाला फंडा हमारा शुरू हो जाता है। तो फ्लोरोसेंस वाला। तो फॉस्फोरेंस का बस इतना सा फंडा है कि जैसे ही वो सिंगलेट से हमारे ट्रिपलेट तक आते हैं, हमारे इस ड्यूरेशन में हमको क्या होती है, वो लाइट हमारी चमकती हुई दिखती है, और इसीलिए हम इसको जो है डिलेड फ्लोरोसेंस बोलते हैं, कि हमको इतनी देर तक वो चीज़ यहाँ पे दिख रही थी। तो यही इस यानी कि इस ट्रिपलेट की वजह से हमको जो है फॉस्फोरेंस यहाँ पे इस तरह का दिखता है। तो आई होप आपको ये फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस पूरे समझ आ गए होंगे। अब बस इन्हीं को मेजर करके हम किसी भी सैंपल की कंसंट्रेशन को पता लगा सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, इसका फंडा होता है पूरा। अब हम समझते हैं अपने कंसेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट के बारे में। तो इसको समझने के लिए सिंपल ये समझो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो हमारा ऊपर नहीं जाता है। जैसे ये मॉलिक्यूल्स है तो इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे एक तरह से मूवमेंट शो करते हैं, सिंपल सी बात है। तो जो हमारे सिंगलेट, डबलेट और ट्रिपलेट स्टेट है वो एक्चुअल में डिपेंड ही हमारे किस पर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर डिपेंड होते हैं। यानी कि कोई भी जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी स्टेट पर ये चीज़ें हमारी डिफाइन होती हैं, किस चीज़ पर, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो इसको ऐसे समझो कि कोई भी मान लो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो आपको बताइए इस तरह से हमारा पेयर में प्रेजेंट होता है, एक हमारा अपवर्ड एक डाउनवर्ड, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह भी बोल सकते हैं। तो इस तरह हमारे ये पेयर में पूरा प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर अगर हम सिंगलेट स्टेट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। यानी कि एक हमारा इस तरह का, एक हमारा इस तरह का, ये पूरा हमारा क्या है, एक पेयर बनकर तैयार होता है। तो ये हमारी सिंगलेट स्टेट कहलाती है। डबलेट
टेस्ट में बात करें तो इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें जो हमारे ये पेयर्ड होते हैं वो पेयर नहीं होंगे, वो हमारे क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे, यानी कि इस तरह का हमारा पेयर होता है। तो जो डबलेट है उसमें या तो हमारा ये केवल ये एक अपवर्ड वाला प्रेजेंट होगा या हमारा ये सिर्फ एक डाउनवर्ड वाला प्रेजेंट होगा। तो इसमें सिर्फ कोई एक ही प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे डबलेट स्टेट कहलाती है कि यहाँ पर कुछ क्या होगी, हमारी गड़बड़ होगी और यहाँ पे हमारी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसी तरह ट्रिपलेट स्टेट में अगर देखा जाए तो इसमें हमारे क्या होते हैं कि पेयर तो पूरा होगा, पेयर तो हम इसको नहीं बोल सकते, लेकिन वो दोनों सेम स्पिन में होंगे, यानी कि या तो ये हमारे दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, या हमारे क्या है ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट होते हैं। अब इसको इस तरह से समझो, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि ये लेट करो हमारी ये पूरी की पूरी ग्राउंड स्टेट है, पूरी की पूरी, ठीक है, सिंपल सी बात है। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट भी लिख देना, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। अब पहली कंडीशन हम लेते हैं यहाँ पर सिंगलेट वाली। तो सिंगलेट में क्या होता है, हमारा ये इस तरह का पेयर पूरा होता है। अब जैसे ही यहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स हमारी पड़ती है, ये हमारा क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि जैसे हमारे ये यहाँ पे पेयर में होते हैं, सेम इसी तरह का पूरा पेयर उठ के हमारे यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और इसी वजह से इसको सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है कि भाई इसमें कंडीशन हमारी क्या है, सिंगलेट स्टेट वाली रही है। तो ये हमारा होता है सिंगलेट की, इसमें पूरा का पूरा पेयर ही हमारा उठकर ऊपर चला जाता है। डबल स्टेट समझो, मान लो ये हमारे सिंगल स्टेट वाला पूरा एक फंडा यानी कि पेयर में, जैसे ही हम इस पे कोई भी लाइट सोर्स पास करते हैं, इसमें से कोई सा एक, यानी कि कोई सा एक स्पिन हमारा ऊपर चला जाता है, या तो हमारा ये वाला जाएगा या हमारा ये वाला जाएगा, कोई सा एक चला जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हमारा एक जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनपेयर्ड हो जाता है, क्योंकि भाई पेयर के लिए हमको दो चाहिए, भाई सिंगल आप पेयर तो होते नहीं है, आपको गर्लफ्रेंड अपनी चाहिए भाई अगर आपको पेयर बनाना है। तो ये हमारी क्या होगी, सिंगल में हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डबलेट स्टेट बोलते हैं कि एक ये हमारी अलग तरह की सेकंड स्टेट आ गई, जिसमें हमारा ये क्या है, अनपेयर्ड कंडीशन में अवेलेबल है हमारा। तो ये हमारी होती है डबलेट स्टेट। ट्रिपलेट की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से मान लो ये हमारा पूरा पेयर में है, तो जब इस पर लाइट सोर्स पड़ती है हमारे ऊपर जाता है तो इसकी स्पिन चेंज हो जाती है, यानी कि रहते तो दोनों ही हमारे हैं लेकिन ये सेम स्पिन में चले जाते हैं, या तो दोनों हमारे इस तरह से होंगे या दोनों हमारे क्या होंगे, इस तरह से होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्पिन एक तरह से पूरा चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो हम इसको पेयर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पेयर तो हम मान लो लड़के लड़के का पेयर बना दिए तो वो पेयर थोड़ी है, या दो लड़कियों का पेयर। हमारा अगर कपल हम बोलेंगे तो हम एक लड़का और एक लड़की को बोलेंगे, इस तरह हम इसको एक तरह से अनपेयर्ड ही बोलते हैं, और ये हमारा स्पिन इस तरह का सेम हो जाता है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर इस सिंगल डबलेट ट्रिपलेट का मतलब क्या है, क्यों ये हमने पढ़े। तो अभी आप देखो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, अगर कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप अच्छे से लिख के आ सकते हो। और इसमें आप एक चीज़ और ऐड सकते हो कि इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2s+1, ठीक है। तो s हमारे एक्चुअल में क्या होता है, यही हमारे स्टेट होते हैं, यानी कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये हमारी s कहलाती है। तो इस एक s का मतलब होता है हाफ प्लस वाला, और ये अगर उल्टे डायरेक्शन में तो एक होता है हाफ माइनस एक्स वाला। तो अगर हम सिंपल यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर एक रह गया, यहाँ पर मतलब सिंगल डबलेट ट्रिपल में देखें तो सिंगलेट में हमारे दो हैं, डबलमेट में हमारा एक है और ट्रिपलेट में हमारे दो हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट करें, लेट करो, तो s इजिकल टू हमारा होता है s1+2, यानी कि जितने भी हमारे वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो अगर सिंगलेट में देखा जाए तो यहाँ पर दो प्रेजेंट है, एक अपवर्ड एक डायरेक्शन नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक का तो हाफ मिलता है, एक का पूरे का एक होता है। तो एक का ये हाफ पॉजिटिव आएगा, एक का हाफ नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई दोनों क्या है, अपवर्ड में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो s की वैल्यू निकल के आएगी वो 0 आएगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे s की वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 × 0 0 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक निकल के जाएगा। तो ये हमारा सिंगलेट स्टेट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब अगर हम डबलेट की बात करें तो डबलेट में हमारा क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक है, और वो भी हमारा सिर्फ एक में है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। तो हम मान लो हम इसका प्लस हाफ ले लेते हैं। तो अब अगर हम इस एस की जगह हमारा क्या आएगा, प्लस हाफ आएगा। तो अगर हम प्लस हाफ को यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर एक बचेगा। तो 1 + 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारा क्या है, डबलेट इसीलिए कहलाता है। ट्रिपलेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे क्या है, दोनों अपवर्ड में है। अब अपवर्ड में तो भाई इनका सिंपल सा फंडा क्या है, ये हमारे क्या है हाफ, और दोनों ही हमारे प्लस में हाफ होंगे, क्योंकि दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में। इसमें भी दो थे, इसमें भी दो थे, लेकिन इसमें अपोजिट थे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस। इसमें दोनों प्लस प्लस होंगे, क्योंकि क्या है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो प्लस और प्लस हाफ क्या हो जाएगा, हमारा एक हो जाएगा। तो अब अगर हम 2 के साथ s की जगह 1 लिखेंगे तो 2 और 1 2 हो गए, प्लस यहाँ पे 1 क्या हो जाएंगे, हमारे 3 हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट, यानी कि 3 स्टेट। इसी वजह से इनका नाम सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट है। अगर ये क्वेश्चन आपके में अलग से आ जाता है 5 से 7 मार्क्स में, तो आप ये सारे फंडे और ये पूरा बनाकर आ सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप समझते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरीमेट्री को। वैसे तो आप पूरा का पूरा फंडा समझ ही चुके हो, जो आप अब तक पढ़ रहे थे, ये ग्राउंड स्टेट और ये सिंगलेट ट्रिपलेट है, यही सारे फंडे हमारे इसमें होते हैं। पर चलो थोड़ा सा समझते हैं। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ सैंपल, यानी कि हमारे जैसे ये बीम ऑफ लाइट इस सैंपल से पास की जाती है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और वो हमारे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब सिंगलेट क्यों बोला जा रहा है, तो वही मैंने आपको बताया कि इसमें जो हमारी मूवमेंट है वो पूरे के पूरे, यानी कि जो हमारे ये पेयर में है वो पूरा का पूरा पेयर हमारा
एक्साइटेड में जा रहा है तो ये हमारे सिंगलेट वाली कंडीशन कहलाती है, इसलिए ये हमारे यहाँ पर है कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। नाउ व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स गेट बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट दे एमिट द लाइट या रेडिएशन नोन एज ए फ्लोरेसेंस। तो अब जब ये हमारे वापस क्या होंगे, जैसे ये हमारे एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, ये हमारे क्या करेंगे, लाइट को एमिट करेंगे और उसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। नाउ बाय कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस, नाउ बाय कैलकुलेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस, हम इसी फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को जैसे कैलकुलेट करेंगे हम अपने कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल को मेजर कर सकते हैं, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट है। अब इसके पीछे फंडा क्या है कि द मोर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे द मोर विल बी इट्स फ्लोरोसेंस, उसकी फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बेसिक सा फंडा जो मैंने आपको पहले बताया था वही हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो फॉस्फोरेंस है उसी को हम फ्लोरोसेंस भी बोलते हैं। तो ये भी बेसिक सा फंडा है हमारा। डिलेड वाला, सॉरी डिलेड, यानी कि थोड़ा सा लेट फ्लोरोसेंस है, फ्लोरोसेंस हमारे तुरंत खत्म हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा लेट होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको समझना होगा। तो अब तक जो मैं आपको ये वाला पढ़ाता आ रहा था, थोड़ा सा आपको अभी भी दिख रहा होगा, ये जो यहाँ से लाइट पास हो रही थी, ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहा था, यही वाला फंडा, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझो, पहले इस पूरे डायग्राम को समझो क्या कहते हैं, देन इसके अंदर की प्रोसेस समझना। तो सबसे नीचे हमारे होते हैं यहाँ पर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, यानी कि यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल्स पेयर में है और वो ग्राउंड स्टेट में, यानी कि अभी उनमें कोई भी एनर्जी वगैरह नहीं है। तो एक छोटी सी बात और समझ लो, आपके आगे काम आएगी, कि जो हमारी ग्राउंड स्टेट है या जो भी हमारी एक्साइटेड स्टेट है, इनके अंदर छोटी छोटे वाले और पार्ट्स, यानी कि छोटी छोटी एनर्जी और कन्वर्ट होती हैं। जैसे इसके अंदर ये 4 आपको दिख रही होंगी, V1, V2, V3, V4, और ये हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो कोई भी मॉलिक्यूल या के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसको हम बाद में कभी समझेंगे, अभी आप केवल इतना समझ लो कि 4 हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी प्रेजेंट है, V1, V2, V3, V4, ठीक है, इस तरह से है। तो ये हमारी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ पर ये हमारी होती है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स कोई भी लाइट को एब्जॉर्व करेंगे देन वो हमारे यहाँ पर जाते हैं। फिर एक हमारी यहाँ पर होती है ट्रिपलेट स्टेट। तो ये बेसिकली हमारे किसी एक बीच की कंडीशन है, आप बोल सकते हो कि हमारी ग्राउंड स्टेट से तो ये ऊपर है, लेकिन हमारी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ये थोड़ी सी क्या है, नीचे होगी। तो ये भी हमारी एक्साइटेड होती है सिंगलेट वाली, और ये ट्रिपलेट वाली भी हमारी क्या होती है, एक्साइटेड होती है। तो इस चीज़ को आप समझ लेना, ये आपके आगे काम आएगी। ये फंडा आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या समझो कि जैसे ही हमारा कोई भी, अब समझो कि जैसे कोई भी हमारा सैंपल है वो लाइट को एब्जॉर्व करेगा, लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, वो क्या करेगा, वो उस लाइट को एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करेगा तो भाई उसके अंदर क्या होगी, हमारे फोटोन एनर्जी है, तो वो क्या होंगे, हमारे एक्साइटेड कंडीशन में चले जाएंगे, और वो इस एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमारे सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे चली जाती है। तो यही पूरा फंडा हमारे एब्जॉर्प्शन था, जो आपने अब तक यूवी में पढ़ा, यहाँ भी आपने फ्लोरीमेट्री में देख लिया। तो हमको इसको एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है। तो जैसे ही हमारे ये क्या होगा, यहाँ पे पहुँच गया। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारा जो मान लो ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स हमारा पड़ रहा था, अब हम जैसे ही इसको कट करेंगे, लाइट सोर्स को हम जैसे ही कट करेंगे, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो वापस क्या होंगे, अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे। सिंपल सी बात है। तो जब वो हमारे मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, वो एमिशन ऑफ लाइट करते हैं, यानी कि वो लाइट को क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर निकालेंगे। तो जो एमिशन ऑफ लाइट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो ये फंडा हमारा सिंपल क्या है कि एमिशन ऑफ लाइट है फ्लोरोसेंस, जिसमें क्या करेंगे, वो लाइट को बाहर निकालेंगे। तो जितनी देर तक वो हमारा यहाँ से एक्साइटेड से हमारा वापस ग्राउंड में आएगा, सिर्फ उतनी देर के लिए हमको क्या दिखेगा कि वो मॉलिक्यूल्स हमारा लाइट को मतलब चमकता हुआ दिखेगा हमें। वो मॉलिक्यूल जो आपको वहाँ पे दिखते हैं, जैसे हमारे मतलब बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, रोड वगैरह, सड़कों वगैरह पे आपको दिखते होंगे, जिस पे लिखा होता है इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर, तो वो हमारा एक तरह से फ्लोरोसेंस वाला पूरा फिनोमेना उस पर चलता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं। देखो, जो फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेंस है वो हर कोई शो नहीं करता। आप सोचो कि ये वाला है तो ये एक तरह से ये मतलब चमकना शो नहीं करेगा कि ये होगा, जैसे फॉस्फोरेंस तो हर कोई शो नहीं करता, उसके लिए कुछ स्पेशल लाइफ के कंपाउंड होते हैं जो हम आगे समझ लेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होता है कि जैसे ही हम उनके सोर्स ऑफ लाइट को कट करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे एक्साइटेड से ग्राउंड में ना आने की जगह वो एक्साइटेड से ट्रिपलेट स्टेट में चले जाते हैं। तो ट्रिपलेट स्टेट में जब तक वो जाते हैं, यानी कि आप सिंपल समझो कि वो सिंगलेट था, सिंगलेट से वो ट्रिपलेट में जब तक मूव कर रहे थे, तो उतनी देर तक क्या होती है, वो एनर्जी को और शो करते रहते हैं, यानी कि वो थोड़ी देर तक और हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस है वो हमारे चमकता रहेगा। और उसके बाद वो ट्रिपलेट में आने के बाद क्या होगा, वो जैसे ही यहाँ से फिर एमिट करके वापस ग्राउंड में जाएगा, वो अपने लाइट को एमिट कर देगा और अब वो चमकना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा होता है फ्लोरोसेंस भी एक तरह से क्या होता है, हमारा एमिशन ऑफ लाइट होता है। लेकिन ये हमारा क्या होता है, काफ़ी टाइम तक दिखेगा, यानी कि आफ्टर कट ऑफ द लाइट, हम लाइट को कट कर देंगे, उसके बाद भी हमको थोड़ी देर तक वो चीज़ हमें चमकती हुई दिखती रहती है। तो इसका एग्जाम्पल रेडियम होता है। आप लोगों ने बहुत सी घड़ी देखी होंगी जिसमें वो लग के आता है कि रात में अगर आप कभी आपको टाइम दिखना हो तो दिन भर जो वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो रात में हमको वो थोड़ी देर के लिए दिखा सके, या हल्की फुल्की भी कहीं लाइट आती है तो वो वॉच में हमको वो टाइम दिख सके। तो बस प्रिंसिपल बेसिकली क्या था कि हम इसी फ्लोरोसेंस की जो एमिशन ऑफ लाइट थी, यानी कि कितनी ज़्यादा इसकी हम इंटेंसिटी, यानी कि कितनी लाइट को जो एमिट कर रहा है, उसी को हम क्या कर देते हैं, मीजर कर लेते हैं। और जितनी ज़्यादा फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा होगा, अपने आप को लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स
होंगे। वही सिंपल सा फंडा जो मैंने आपको बताया, जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा वो शोर मचाएंगे, जितने कम बच्चे उतना कम शोर मचाएंगे। तो जितनी ज़्यादा हमारी फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा हमारे यहाँ पर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये सिंपल सा फंडा हमारा प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम इसके अंदर कुछ टर्म्स, जैसे हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल कन्वर्जन। यहाँ पे एक हमारा ये भी यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखो कंसेप्ट समझ गए, इंटरनल एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या होता है, इसको भी हम छोटा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो पहले एक दो टर्म और समझ लो कि जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आ रहा था, तो उस कंडीशन में वो एक पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर रहा था। यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट एक अलग सिस्टम है, एक सिंगल बेटा, और ये ट्रिपलेट स्टेट एक हमारा अलग सिस्टम है। तो जब वो यहाँ से यहाँ आ रहा था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है। चलो एक टर्म आप समझ गए क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा हम समझते हैं इंटरनल कन्वर्जन और एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या होता है। तो अब आपको बताया कि ये हमारा क्या एक्साइटेड स्टेट है। तो जब यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, यानी कि V1 V2 V3 V4 इस तरह से होती है। तो जब हमारा कोई मॉलिक्यूल मान लो B4 पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी में है, तो वो सबसे पहले जब वो अपनी लाइट को हम कट करेंगे, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे अपने क्या होगा, वापस डाउन में आएगा। यानी कि एक्साइटेड स्टेट में एकदम नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। तो वो कैसे आएगा, तो वो पहले मान लो B4 पर है, तो वो पहले B3 पे आएगा इस वाली लाइन पे, फिर वो यहाँ से B2 पर आएगा, फिर वो B1 पे आएगा, और देन वो यहाँ पर फ्लोरोसेंस वाले हमारे कंडीशन यहाँ पे शो करेगा। तो जो हमारी ये वाली कंडीशन है, यानी कि जब वो हमारा B4 से B3 B3 से B2 B2 से B1 आ रहा है और इसमें वो लाइट को एमिट नहीं कर रहा है, यानी कि अभी भी उसके पास वो लाइट है, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है इंटरनल कन्वर्जन वाली। यानी कि सिंपल अगर इसको डिफाइन करें तो इट इज अ इंटर मॉलिक्यूल प्रोसेस विच ब्रिंग्स डाउन अ मॉलिक्यूल्स टू अ लोअर एनर्जी। यानी कि वो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है उसको हायर एनर्जी लोअर एनर्जी तक लेके आ रहा है, वापस लेके आ रहा है विदाउट एमिटिंग द लाइट। यानी कि उसमें क्या हो रहा है, वो लाइट को एमिट नहीं कर रहा है, वो लाइट अभी भी उसके पास ही है, वो कंपाउंड के पास ही है। तो ये हमारा कहलाता है इंटरनल कन्वर्जन। तो अब अगर आप एक बात समझ गए कि इंटरनल कन्वर्जन का सिंपल मतलब ये है कि वो लाइट को अपने पास रखा हुआ है, वो लाइट को दे नहीं रहा वापस। तो यहाँ पर इंटरनल कन्वर्जन कौन कौन सी जगह लगेगा अगर देखा जाए तो देखो, एक तो ये हमारा लग गया सिंगलेट स्टेट में, जब वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ब्रिंग डाउन आ रहा था, नीचे आ रहा था, तब यहाँ पे। दूसरा लगेगा वो हमारा जब हमारा कोई भी कंपाउंड क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जब वो जाता है ना, तो वो लाइट को अपने पास रखता है, यानी कि वो चमकता रहता है मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आने के बाद इसको छोड़ेगा, तब वो लाइट को वापस करता है। तो हमारा ये वाली जो कंडीशन है, यानी कि जब हमारा कोई कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आ रहा था, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे, क्योंकि यहां तक भी हमको क्या है, लाइट हमको दिखती रहेगी, यानी कि उसने लाइट को एमिट नहीं किया है। अब ट्रिपलेट स्टेट में आ गए, तो यहां पर भी हमारा जब तक वो ट्रिपलेट स्टेट में भी जो B4 से B3 B2 फिर B1 आएगा, तब तक भी वो हमको लाइट क्या होगी, दिखती रहेगी, वो कंपाउंड हमको चमकता हुआ दिखता रहेगा। तो तब तक भी वो चीज़ हमारी इंटरनल कन्वर्जन में आएगा कि उसने क्या किया है, लाइट को एमिट नहीं किया है। लेकिन अब समझो हमारा इंटरनल आपका हो गया, कि अब समझो एक्सटर्नल क्या होता है। तो मान लो हमारा कोई मॉलिक्यूल है, वो हमारा B4 से B1 तक आ गया, लेकिन जैसे ही यहाँ से वो वापस अपना ग्राउंड में जाएगा, वो उस लाइट को एमिट कर देगा, उसका सोर्स ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा, वो एमिट कर देगा, और तब वो हमको क्या होगा, लाइट एमिट कर देगा। तो ये जो हमारा कन्वर्जन है, ये हमारा एक्सटर्नल कन्वर्जन दिखाएगा कि इसमें भी जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड में आ रहा है, यानी कि अपनी एनर्जी को डाउन कर रहा है बाई एमिटिंग द लाइट, यानी कि यहाँ पर वो लाइट को एमिट कर दे रहा है, अपनी लाइट को खत्म कर दे रहा है। तो ये हमारा फ्लोरोसेंस आ जाता है। और यहाँ पर भी है कि ट्रिपलेट स्टेट तक तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ से जैसे ही वो नीचे जाएगा, वो अपनी लाइट को खत्म कर देगा, लाइट को एमिट कर देगा, तो फॉस्फोरेंस हमारा ये फंडा कहलाता है। तो ये दोनों ही केस में हमारा जो है वो एक्सटर्नल कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल था एक्सटर्नल कन्वर्जन और इंटरनल कन्वर्जन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इंटरक्रॉसिंग सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो कभी शायद किसी के मन में डाउट हो कि सर जो हमारा ये था एक्साइटेड स्टेट से हमारा जो ट्रिपलेट तक आया, तो इतनी देर तक हमको वो चमकता हुआ क्यों दिखा। तो इसके पीछे फंडा ये है, देखो मैंने आपको बताया कि जब हमारा सिंगलेट स्टेट में जाता है तो हमारा इस तरह से पेयर में होता है, लेकिन ट्रिपलेट स्टेट में क्या है, वो इस तरह, यानी कि दोनों स्पिन इसके सेम है। तो वही सेम टाइम है कि मान लो ये सिंगलेट स्टेट में कोई मॉलिक्यूल्स है, तो वो हमारा क्या है, इस तरह से है पेयर में। लेकिन अब वो अगर ट्रिपलेट में जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों स्पिन इस तरह हो अपवर्ड में, या दोनों क्या हो डाउनवर्ड में हो। तो ये जो हमारे स्पिन चेंज होगा, इसको जो हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज होगा, इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितना टाइम इनको चेंज होने में लगता है, उतनी देर तक हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो चमकता रहता है। तो यही फंडा हमारा सिंपल की सिंगलेट से जो हमारा एक्साइटेड से ट्रिपलेट में आता है, तो उस टाइम तक वो हमको चमकता हुआ दिखता रहता है। तो यही फंडा थे। अब सबके ना टाइम अलग अलग होते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन आप थोड़ा सा समझ लो क्या कैसे आप याद रख लेना। फ्लोरोसेंस का हमारा टाइम क्या होता है, 10⁻⁻8 सेकंड तक अप्रॉक्स होता है। फॉस्फोरेंस का टाइम हमारा थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, वो लगभग हमारा 10⁻2 से 100 सेकंड तक भी हो सकता है, कहीं कहीं इसमें हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ये समझ के इंटरनल कन्वर्जन, यानी कि जब वो यहाँ से यहाँ तक नीचे आ रहा होता है, वो कंडीशन में टाइम हमारा लगता है 10⁻11 से 10⁻9 सेकंड तक लगता है। यानी कि पूरा हमारे यहाँ से यहाँ तक भी आप पूरा का पूरा फंडा यहाँ पर ले सकते हो।
अब जो हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, यानी कि जब हमारा मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड से हमारा ट्रिपलेट में आएगा तो इसको जो टाइम लगेगा वो लगभग 10⁻⁻⁹ सेकंड तक आएगा। बस टाइमिंग है, आप थोड़ा सा याद कर लो, हो जाएगा आपके कब कहाँ कहाँ पूछ लें। तो ये हमारा पूरा फंडा था। तो आई होप आपको ये पूरा प्रिंसिपल, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेंस, एब्जॉर्बेंस, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, इंटर सिस्टम, इंटरनल कन्वर्जन, एक्सटर्नल कन्वर्जन, सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब इन द केस अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो अब हम यहाँ पर समझ, देखो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम समझेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन। देखो ये इतना ज़्यादा टफ वाला सीन नहीं था, जो कंसेप्ट था वो मैंने आपका सब क्लियर कर दिया। अब बस आपको बातें याद करने वाली वो आप यहाँ देख सकते हो। तो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी, यानी कि जो फ्लोरोसेंस हमारे चमक रहा था उसको हम इंटेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरह के हमारे फैक्टर आते हैं, एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल का सिंपल सा फंडा यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे वो फैक्टर होंगे जो हमारे उस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेंगे। अब मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में है क्या, कोई भी हमारा कंपाउंड वगैरह है तो उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, कोई कंपाउंड किसी तरह का होता है, तो उनके जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, उसके ये फैक्टर को अफेक्ट करेगा, मतलब सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पहला हमारा आता है कंजुगेशन वाला। कंजुगेशन, अब मान लो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अगर उसमें अनसैचुरेशन यानी कि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हमारा क्या करेगा, फ्लोरोसेंस शो ही नहीं कर सकता, केवल सैचुरेटेड वाला शो नहीं कर सकता। तो कंजुगेशन का सिंपल मतलब है, आपको पता होगा कि या तो वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये बन रहा हो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लॉन पेयर बन रहा हो हमारा, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, या डबल बॉन्ड नेगेटिव। इस तरह से हमारा पूरा कंजुगेशन बननी चाहिए। तो अगर इस तरह की कंजुगेशन हमारी किसी मॉलिक्यूल्स में बन रही है तो वो फ्लोरोसेंस हमारा काफ़ी अच्छा शो करेगा। उसमें लोन पेयर भी अगर प्रेजेंट है तो वो भी हमारे फ्लोरोसेंस को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर दो फैक्टर मैंने आपको बता दिया, कंजुगेशन है कि वो हमारे फ्लोरोसेंस को बढ़ाता है, एक आप अनसैचुरेशन बोल सकते हो यानी कि डबल बॉन्ड अगर होंगे तो वो हमारे फ्लोरोसेंस को बढ़ाता है, एक लॉन पेयर हो गया कि वो हमारे फ्लोरोसेंस को बढ़ाता है। तो मैंने इसी एक में आपके तीन चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी, तो इससे आप बना कर भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। तो पहला फैक्टर आप समझ गए कंजुगेशन, जो काफ़ी ज़रूरी है, लॉन पेयर वो काफ़ी ज़रूरी है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हमारे ज़रूरी है। तो पहला आप समझ गए, ठीक है। सेकंड हमारा होता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप, यानी कि कोई भी हमारे जो ग्रुप लगते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स में ऐड कर देते हैं तो वो हमारी फ्लोरोसेंस की रिड्यूस कर देंगे। रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, वो यहाँ से कंजुगेशन को थोड़ा सा खत्म करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यानी कि कोई लॉन पेयर है या वो है, उसको वो अपने पास खींच लेगा। भाई विथड्रॉल का मतलब क्या होता है, वापस ले लेना। तो जब वो वापस ले लेगा तो अब इसलिए बात है कि फ्लोरोसेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जब मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे लाइट पड़ते हैं तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे मूव करते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई ले लेगा, किसी के पास लॉन पेयर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो वो हमारे फ्लोरोसेंस को कम दिखाएगा, क्योंकि उनके मूवमेंट एक्साइटेशन में जाने की कंडीशन वो हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारे रिड्यूस करते हैं फ्लोरोसेंस को। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये हमारे इंक्रीज करेंगे हमारी फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, भाई डोनेट कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे कंजुगेशन लॉन पेयर को बढ़ावा देंगे, यानी कि ये हमारे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल समझ लो, विथड्रॉइंग का हमारा NO2 था और COOH था, यानी कि नाइट्रो ग्रुप हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का हमारा NH2 ग्रुप हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, OH। अब आपको पता होगा N के ऊपर यहाँ NH2 में हमारा क्या होगा, लॉन पेयर होगा। तो जब ये लॉन पेयर आएगा तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे लॉन पेयर, देखो मैंने सिंपल है, लॉन पेयर हमारे फ्लोरोसेंस को बढ़ाएगा, तो इसके बाद लॉन पेयर है ये हमारा बढ़ा देगा। फिर आते हैं हमारे यहाँ पर रिगिडिटी और स्ट्रक्चर। रिगिडिटी आपको बताइए थोड़े से ठोस वहाँ पे होने चाहिए, तो रिगिड स्ट्रक्चर अगर होगा तो वो हमारे फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को काफ़ी बढ़ाएगा। देखो फ्लोरोसेंस मैंने क्या बताया, फ्लोरोसेंस हमारा एमिशन है, यानी कि वो एब्जॉर्बेंस पे डिपेंड नहीं है, वो हमारे उस मॉलिक्यूल कितना वापस करा है वो डिपेंड है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा जितना ज़्यादा रिगिड होगा, थोड़ा सा ठोस होगा, उससे हमारा मॉलिक्यूल जो लाइट होगी वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, एमिट होगी, यानी कि वापस जाएगी। तो जितनी ज़्यादा फ्लोरोसेंस वापस जाएगा उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, भाई हमको ये फ्लोरीमेट्री देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी भी हमारा डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अगर रिगिड है तो हमको फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। एग्जांपल के लिए हमारा इसमें फ्लोरीन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर थे जिसमें आपको मैंने 4-5 बता दिए, अनसैचुरेशन, कंजुगेशन, लॉन पेयर, सब्स्टिट्यूट में हमारा डोनेटिंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया, फिर रिगिडिटी वाला। तो ये 4-5 चीज़ हो गई, इनको आप अच्छे से करके आ सकते हो। सेकंड केस में हमारे यहाँ पे आते हैं नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे इसमें आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो हमारा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप इस तरह लिख सकते हो कि टेम्परेचर इसमें कि अगर टेम्परेचर हम किसी का बढ़ा देंगे तो वो हमारा क्या करेगा, वो हमारे उस फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को कम कर देगा। सिंपल सी बात है, आप किसी मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा गर्म कर दोगे तो वो एक तो वो खराब होने की कंडीशन हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल खराब होता है, डिकम्पोज। दूसरा उसमें जो मॉलिक्यूलर कॉलिजन है, यानी कि आपस में एक्साइटेशन में जाएंगे, आपस में ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, कॉलिजन उनका बढ़ेगा और इस कंडीशन में फ्लोरोसेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम यहाँ पर विस्कोसिटी के केस में आता है कि ये भी हमारा इन्वर्सली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको ऐसे समझो, मान लो ये मॉलिक्यूल्स है, अब ये बहुत ज़्यादा आपस में थिक हो गए, इस तरह हो गए, तो भाई अब ये लाइट को कहाँ से पास करेंगे, ये आपस में इतने चिपके कि इनके पास भाई पूरी जगह ही नहीं है। तो यही है कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर दोनों ही कंडीशन में हमारा जो मॉलिक्यूलर कॉलिजन है वो हमारा काफ़ी बढ़ जाएगा, और इस केस में क्या होगा कि भाई हमारे वो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को कम करेंगे, यानी कि लाइट एमिट करने के लिए उनको प्रॉपर जगह ही नहीं मिलेगी और हमारी जो एमिशन ऑफ लाइट है वो हमारी कम हो जाएगी। थर्ड नंबर पे हमारे यहाँ ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रीजन क्या है कि ऑक्सीजन हमारा जो कोई मॉलिक्यूल होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइज करके वो उसको नॉन फ्लोरोसेंस में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये था हमारा ऑक्सीजन का। अब हम समझते हैं अपना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे तो देखा गया कि ये कई जगह पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लोरोसेंस की, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वो करेगा, लेकिन कई केस में क्या होता है ये ज़्यादा, जैसे वही वाला केस है कि अगर मान लो ज़्यादा ही कंसंट्रेट कर देंगे तो भाई ये मूवमेंट ही नहीं होगी। तो इस चक्कर में देखा गया कि एक तरह से ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता कितनी कंसंट्रेशन है, क्योंकि वही वाला अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको उठा के दिखाऊँ तो लेट करो कि ये हमारे इसमें 5-10 बच्चे हैं, ये भाई 50 से 100 बच्चे हैं। अब मान लो ये क्लास में कोई टीचर आया, कुछ भी रीजन से क्या होगा ये हमारे शांत बैठे हैं और इसमें कोई नहीं है, तो ये 5-10 बच्चे इन 50-100 से ज़्यादा शोर मचा सकते हैं। तो ऐसा हर किसी में नहीं है। आप कहो भाई ऐसे तो सर हमारा प्रिंसिपल ही गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा हर किसी में नहीं है, लेकिन किस किस केस में देखा गया है कि कंसंट्रेशन हमारा डिपेंड नहीं करता है। इसी चक्कर में यहाँ लिखते हैं कि ओवरऑल फ्लोरोसेंस डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, इट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि ये हमारा मोस्टली उस पर डिपेंड करता है कि हमारी जो लाइट है वो कितनी पास की जा रही है, यानी कि जितनी लाइट हमारी पास की जाएगी उतनी ही ज़्यादा हमारी लाइट क्या होगी वो एमिट होगी। तो इट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कि हमारी कितनी लाइट उसमें दी जा रही है। पीएच की बात करें तो ये भी हमारा अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग हो सकता है। तो वैसे तो मतलब वेरी तो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए इमिडाजोल ले लें, तो इमिडाजोल में पीएच हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कि अगर हम पीएच जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे हमारी जो फ्लोरोसेंस है वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। अब अगर हम क्विंचिंग की बात करें तो क्विंचिंग एक तरह से हमारा फिनोमेना ही होता है कि ये इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस को हमारे डिक्रीज करता है। तो क्विंचिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, इनको आप समझ गए होंगे। अब इसके ये पूरे के पूरे फैक्टर आपके सामने मैंने रख दिए शॉर्ट में, आप अच्छे से पढ़ लेना, 5-7 में आता है कभी, या फिर हमारा मिला के क्वेश्चन में आएगा तो आप 2-4 पॉइंट लिख दोगे, बहुत है। अब इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है क्विंचिंग का। तो क्विंचिंग बेसिकली वैसे तो मैंने यहाँ पे अलग आपको बता दिया है, लेकिन क्विंचिंग एक तरह से आप इसको फैक्टर में भी इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्विंचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी एक्चुअल में क्या कराए, फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को डाउन कराए। यानी कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस इज रिड्यूस। इंटेंसिटी फ्लोरोसेंस की क्या हो रही है, हमारी रिड्यूस की जा रही है। अब इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो उसमें सॉल्वेंट सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं उनकी वजह से ये फंडा हमको देखने को मिलता है। तो कैसे क्या इसको समझते हैं। तो देखो पहले नंबर पे अगर हम इसके टाइप्स देखें तो एक हमारा आता है कंसंट्रेशन क्विंचिंग। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन द सॉल्यूशन एब्जॉर्ब एक्सेस अमाउंट ऑफ प्राइमरी और फ्लोरोसेंट रेडिएशन। अब ये मान लो हमारा सैंपल है, ये हम लाइट कर रहे हैं, तो अगर इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी सैंपल होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, इस जो लाइट रेडिएशन ऑफ लाइट है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये हमारा क्या करेगा, क्विंचिंग शो करेगा। यानी कि ये एक तरह से रिड्यूस कर देगा हमारी फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को, यानी कि ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करना है। वही बात है, वही हमेशा से कि हर चीज़ लिमिट में जरूरी होती है। तो बहुत ज़्यादा लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर दोगे तो ये चीज़ भी हमारी फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को क्या कर देगी, कम कर देगी। और इसमें हमारा हो जाता है इनर फिल्टर इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपस में क्या करेंगे, ये एक दूसरे में टकराने लगेंगे और एक तरह से कॉलिजन वगैरह होने लगेगा। वही हमारा सेल्फ क्विंचिंग भी इसको कई जगह बोला जाता है। सेल्फ क्विंचिंग क्या है कि फ्लोरोसेंस सब्सटेंस की सेम रेडिएशन, यानी कि इसने जो एब्जॉर्ब की वही हमारी सेम, यानी कि इसके बाद जो एमिशन है वो हमारी इसके पास पहुंच गई। तो इस कंडीशन में हमको ये सेल्फ क्विंचिंग देखने को मिलती है। यानी कि वैसे तो हर कंपाउंड को इससे हमारी लेनी चाहिए, लेकिन मान लो इसने कोई एब्जॉर्ब की वही वाली हमारी इसके पास पहुंच गई, वही हमारी इसके पास पहुंच रही है, वही मान लो वापस आ गई इधर, तो ये हमारी सेल्फ क्विंचिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर कुछ केमिकल क्विंचिंग होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि उसमें अगर कोई केमिकल नेचर में कोई चेंज हो गया जिसकी वजह से हमको ये क्विंचिंग देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है, पीएच आ जाता है, फिर एक डीकम्पोजिशन वाला फंडा आ जाता है। तो ये फंडे इनकी वजह से हमको क्या है, ये केमिकल क्विंचिंग देखने को मिलती है। अब एग्जाम्पल जैसे हमारा एनिलीन है, तो एनिलीन में फ्लोरोसेंस है वो सिर्फ 5 से लेकर 13 पीएच के बीच देखने को मिलेगी। अब लेट करो जो एनिलीन का सॉल्यूशन है, तो अगर इसकी 5 से 13 तक पीएच है तब तो वही हमको फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगी इंटेंसिटी। लेकिन अगर 5 से कम हो गया या 13 से ज़्यादा हो गया तो हमको यहाँ पे वो मतलब फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी देखने को ही नहीं मिलेगी। तो ये एक सिंपल सा फंडा हो गया। स्टैटिक क्विंचिंग क्या है कि इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। यानी कि ये मान लो मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें आपस में ही क्या हो गया, पूरा इस तरह कॉम्प्लेक्स बन गया, और जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये आपस में पूरा हो जाएगा। तो अब ये प्रॉपर इंटेंसिटी फ्लोरोसेंस नहीं कर पाएंगे और इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉलिजन में क्या होता है कि आपस में जो मैंने आपको बताया कि मान लो इसका इसमें हो गया, फिर इसका ही इसमें लग रहा है, यानी कि आपस में एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इस चक्कर में पूरा का पूरा वेड़ा गर्क हो गया यहाँ पे, और सारा का सारा वो इंटेंसिटी हमारी कम हो गई। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, टाइप्स ऑफ क्विंचिंग थे, कैसे क्या होती है, सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।
तो अब समझते हैं हम अपने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री के बारे में। तो देखो वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारा यूवी वाला था उसी की तरह लगभग ये हमारा सेम है। एक दो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि दीज आर द दो इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी को जो मेजर करते हैं इसको हम फ्लोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर नाम से भी जानते हैं। अब अगर पार्ट की बात की जाए तो इसमें हमारी 4-5 चीज़ें होती हैं। पहला हमारा है लाइट सोर्स, फिर हमारे आते हैं यहाँ पर फिल्टर या मोनोक्रोमेटर। अब यहाँ मोस्टली हमारे फिल्टर यूज़ किए जाते हैं और यही हमारा एक डिफरेंस है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। बाकी लगभग चीज़ें यहाँ पे हमारी सेम है। फिर इसमें थर्ड हमारी सैंपल क्यूवेट आती है और चौथा हमारे डिटेक्टर आता है। सिंपल सी बात है। चलिए, तो अब अगर आपको इसकी असेंबली देखनी हो कि कैसे बनता है, सिंपल सा फंडा समझो। पहले नंबर पे आता है लाइट सोर्स जो लाइट को पास करेगा। फिर यहाँ पर हमारे फिल्टर आते हैं। तो फिल्टर हमारे दो होते हैं, एक हमारा होता है प्राइमरी फिल्टर, एक हमारा होता है सेकेंडरी फिल्टर। तो इस लाइट सोर्स के बाद हमारा पहले लगता है प्राइमरी फिल्टर। तो प्राइमरी फिल्टर क्या करेगा, यहाँ पे लाइट को क्रॉस करेंगे और जो हमको एक्चुअल में जिस वेवलेंथ की हमको लाइट चाहिए वो वेवलेंथ की लाइट को वो यहाँ पास कर देगा हमारे सैंपल के पास। अब सैंपल के पास जाने के बाद लाइट इसको क्रॉस करेगी, एमिट करेगी और एमिट के बाद वो हमारे सेकेंडरी फिल्टर के पास आती है, जो हमारी क्या करेगा इस वाली लाइट को एब्जॉर्व करके और जो भी विजिबल यानी कि जिस रीजन की लाइट हम देख सकते हैं उस रीजन की लाइट को वो यहाँ पे डिटेक्टर के पास पहुँचाएगा और डिटेक्टर के पास फाइनली हमको रिकॉर्डिंग सिस्टम में अपना जो भी रिजल्ट है वो हमको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो यही सिंपल सा फंडा हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का था। वैसे कुछ भी अलग नहीं है। देखो लाइट सोर्स की बात करें तो वही हमारा ये हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पास करेगा हमारा, और क्योंकि भाई आपको पता है इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी हमको फ्लोरेसेंस उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लेज़र लाइट का यूज़ कर सकते हैं, ड्यूटेरियम लैंप जो D2 वाला था वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मरकरी वेपर लैम्प का यूज़ कर सकते हैं, जिनोन आर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फंडे आप जानते हो। फिल्टर थोड़ी सी अलग चीज़ है, मोनोक्रोमेटर भी कई यूज़ करते हैं, तो वो हमारा सेम होगा, जो हमारा यूवी में था वही सेम होगा। तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें प्रिज्म, ग्रेटिंग वही सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिल्टर के बारे में हम यहाँ समझते हैं। तो फिल्टर इसमें हम दो मतलब फिल्टर यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो मोनोक्रोमेटर की जगह यूज़ कर सकते हैं। अब फिल्टर का बेसिकली काम क्या होगा कि ये हमारा पूरा जो इंसिडेंट ऑफ लाइट है ना, जितनी भी हमारी लाइट आएगी उस पूरे को एब्जॉर्व करेगी और सिर्फ एक लाइट यानी कि जो हमको डिजायर्ड है यानी कि जिसको हमें चाहिए उस वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब ना करके उसको क्या कर देगी, पास कर देगी सैंपल के पास तक। यानी कि सिंपल सा फंडा है, मान लो यहाँ से हमारी बहुत सारी लाइट जा रही है तो सबकी लाइट जो जो वेवलेंथ की हमको लाइट नहीं चाहिए उन सबको क्या कर लेगी, यानी कि अनडिजायरेबल जो लाइट है उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगा फिल्टर, और जिस डिजायर्ड लाइट हमको चाहिए उसको क्या कर देगा, ये सिंपल पास कर देगा। यानी कि एक तरह से मोनोक्रोमेटर वाला, यानी कि जो हमारे स्लिट लगे होते थे मोनोक्रोमेटर में उनकी तरह ये हमारा काम कर रहा है कि जो हमको वेवलेंथ चाहिए उस वाली वेवलेंथ को ये पास कर देगा, बाकी सबको ये अपने पास रोक के यानी कि एब्जॉर्ब करके रख लेता है। तो हमारे यहाँ बेसिकली दो फिल्टर होते हैं, एक हमारा प्राइमरी फिल्टर होता है, एक हमारा सेकेंडरी फिल्टर होता है। प्राइमरी फिल्टर हमारा इंसिडेंट लाइट को लेगा, सैंपल के पास भेजेगा। सेकेंडरी वाला हमारा सैंपल से उस लाइट को लेगा, क्यूवेट से हमारे उस लाइट को लेगा और डिटेक्टर के पास भेजेगा। बस यहाँ पर एक डिफरेंस है वो आप समझ लो कि जो प्राइमरी वाला होगा वो क्या करेगा, वो हमारी विजिबल रीजन की जो लाइट होगी उसको यहाँ पर लेगा और यूवी को पास कर देगा सिंपल, और वो यूवी वाली हमारी क्या जाएगी, फिर सेकेंडरी अभी हमारे सैंपल को क्रॉस करेगी। यहाँ से क्या होगा, हमारे विजिबल वाली यहाँ से आई, उसने क्या किया यूवी को पास किया, वो हमारे सैंपल के पास गई और सैंपल से वो हमारी सेकेंडरी फिल्टर के पास गई, और ये क्या करेगा, ये जो यूवी को लेगा उसके बाद वो विजिबल को पास कर देगा, जिससे वो क्या करे डिटेक्टर को ईजिली यहाँ पे मीजर कर सके। तो ये हमारे दो फंडे थे प्राइमरी सेकेंडरी के, वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी जो हमारे फिल्टर थे हमारे बेसिकली 3 तरह के होते हैं। आप लिखना चाहो तो लिखना, वरना कोई बात नहीं, मैं आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई फिल्टर आपको अच्छे से समझ आता है क्या चीज़ होती है कैसे। तो इसमें सिंपल समझो, एक हमारा होता है शॉर्ट पास, एक होता है लॉन्ग पास, एक होता है बैंड पास। क्या होते हैं कि मान लो हमको कोई वेवलेंथ चाहिए, हमको 250 से लेकर 280 मतलब एक मीडियम की चाहिए, हमें इस बीच की चाहिए। तो जो हमारे बैंड पास होंगे वो हमको सिंपल इन्हीं के बीच की जो पास है ना वेवलेंथ है उसको पास करेंगे, जो हमारे एफिशिएंट कहलाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग पास है वो हमारे 280 से ऊपर की पास करेंगे, 280 या उससे ऊपर की, और जो शॉर्ट पास है वो 250 या उससे नीचे की पास करेंगे। तो ये 3 हमारे डिफरेंस थे। आपको चाहो तो पढ़ना, वरना कोई बात नहीं, आप इसको स्किप मार सकते हो। मेन हमारे प्राइमरी सेकेंडरी थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो इतना सा हमारा सिंपल फंडा है। फिर हमारा थर्ड आता है सैंपल क्यूवेट वाला। तो भाई यही हमारे ग्लास, क्वार्टर ये सब यूज़ होंगे। डिटेक्टर में हमारे सेम फोटो मल्टीप्लायर मोस्टली यूज़ होगा, जो हमारा उसमें हमने यूवी में अच्छे से पढ़ा है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हमारे यहाँ पर 2 तरह के, जैसे हमारे यूवी में थे उसी तरह के यहाँ भी हमारे 2 हैं। एक हमारा है सिंगल बीम फिल्टर फ्लोरीमीटर, इसको हम जो है सिंगल बीम 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, और एक हमारे यहाँ पर आता है डबल बीम फिल्टर फ्लोरीमीटर। तो कंपोनेंट्स में अगर देखा जाए तो यहाँ मरकरी एक वेपर लैंप यूज़ करेंगे, कंडेंसिंग लैंप प्राइमरी। चलो आप डायरेक्टली इसको जो हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारा होता है पूरा सिंगल बीम 90 डिग्री, या हम इसको बोल सकते हैं सिंगल बीम फिल्टर फ्लोरीमीटर। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस तरह से हमारे 2 यहाँ पर असेंबली होती है। सबसे ऊपर हमारा लैंप है, जो हमारा क्या करेगा सोर्स ऑफ लाइट है, जो एक तरह से हमारा क्या है मरकरी वेपर लैंप हो सकती है। यहाँ से ये पास करेगा, शटर लैंप से आएगा, और यहाँ हमारे कंडेंसिंग लैंप है जो इसको क्या करेगा कंडेंस करके एक जगह भेजेगा। फिर यहाँ से भेजी जाएगी तो यहाँ हमारा है प्राइमरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर बेसिकली क्या करेगा, इसको पूरी को लाइट को फिल्टर करेगा,
फिर यहाँ पर अगेन हमारे दो कंडेंसिंग लैंप पर जो हमारी फिल्टर की लाइट आएगी उसको कंडेंस करके और यहाँ पे इस तरह से क्या भेजेंगे, यहाँ सैंपल के पास भेज देंगे। अब सैंपल के बाद जैसे ही वो लाइट आ जाएगी वो अगेन हमारे यहाँ से जाएगी और ये हमारे अगेन कंडेंसिंग लैंप है, तो इसको क्रॉस करेगा वो सेकेंडरी फिल्टर के पास जाएगी, जो हमारी यहाँ से जो यूवी वाली आई उसको अगेन विजुअल में कन्वर्ट करेगा और देन वो हमारी डिटेक्टर फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब के पास जाएगी और वो क्या करेगा, इस लाइट को डिटेक्ट करके अपना जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे दे देगा। तो ये सिंपल हमारा सिंगल बीम वाला हो गया। डायग्राम आप याद कर लेना, देखो कई कम चांस में आते हैं कि हो सकता है ये नाम से पूछ लें, वरना मेन आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वाला आता है, तो वहाँ आप इस जर्नल को बनाना, ये 4-5 नाम लिखना और सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन आप अच्छे से कर देना। फिर डबल बीम फिल्टर फ्लोरीमीटर के बारे में बात करें तो ये इस तरह का कुछ होता है। अब यहाँ पर समझो, बीच में हमारा लैंप है, ये हमारे दो प्राइमरी फिल्टर हैं, ये हमारा सैंपल है, ये सैंपल हमारा सैंपल वाला मेन है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा रेफरेंस है जो मतलब स्टैंडर्ड है। यहाँ से लाइट पास करेंगे, इस दोनों फिल्टर को क्रॉस करते हुए हमारे इसके पास आएगी। इसके बाद हमारे कंडेंसर से होते हुए हमारे सेकेंडरी फिल्टर को क्रॉस करते हुए हमारे PMT यानी कि जो डिटेक्टर हमारा फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब उसके बाद आ जाएगी और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो कुछ भी अलग नहीं है, जो आप अब तक पढ़ते आ रहे थे वही सारी चीज़ें, बस डायग्राम आप अच्छे से पढ़ लेना। तो वर्किंग वैसे यहाँ पे लिखी हुई है, आप शॉर्ट में इसको करके आ सकते हो। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होता है वो बता हमारा एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीमीटर। तो इसमें हमारे कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं या कुछ भी चीज़ होती है उसकी डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी कि वो कौन सा है कैसा है, इन्हीं चीज़ों को हम पता लगते हैं, अमाउंट कंसंट्रेशन, यही सारी बातें होती है। तो सबसे पहले 4-5 तरीके आप अच्छे से पढ़ लेना, वही आप लिख के आ जाना, क्योंकि मोस्टली हमारा 2-3 नंबर के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन वाला बनता है। क्योंकि कितने भी आएंगे हमारे साथ में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि यही वाला कि पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल और देन एप्लीकेशन लिखो, तो एप्लीकेशन के लिए 2-3 नंबर की जगह बचती है, तो यही साथ में आता है, उसके अकॉर्डिंग ये मोर देन इनफ है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेनेडियम में कंपाउंड होता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर हम यूरेनियम साल्ट को डिटरमाइन करने के लिए इस फ्लोरीमीटर का यूज़ करते हैं। फिर फ्लोरोसेंट के कुछ कंपाउंड, जो हमारे फ्लोरोसेंट वाले कंपाउंड होते हैं वो एज अ इंडिकेटर भी हम यूज़ करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, क्योंकि ये हमारे कलरफुल होते हैं और ये कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, कलर को छोड़ते हैं। तो यही बात है कि हमारे फ्लोरोसेंट इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन में एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ यूथेनियम, यानी कि इसको समझो कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है, जैसे हमारा रूथेनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया, कैडमियम हो गया। फिर ये हमारे कुछ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं लास्ट में, क्योंकि ये कलर वाले होते हैं तो आप समझ जाओगे, एज ए डाई की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। फिर ये हमारा एस्टिमेशन ऑफ बिस्मथ को भी एस्टिमेट करने में, यानी कि उसको पता लगाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा ये हमारे विटामिन B1 और विटामिन B12 को भी डिटर्मिनेशन करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये कुछ हमारी एप्लीकेशन थी कि किस किस में ये हमारी हेल्प करते हैं, यही सारा सीन था। तो आई होप आपको ये पूरा फ्लोरीमेट्री समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे कैसे क्या है। अब इन द केस अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, चाहे मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़े या कुछ भी हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। चाहे आपको कैसे भी करें टेलीग्राम वगैरह पे, पर आपका डाउट क्लियर होगा। तो इसके नोट्स बहुत सारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको कोई भी डाउट वहाँ पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो वगैरह कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा हम नेक्स्ट वीडियो में, तब से थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।